प्रिय बच्चों, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो विषय है हिंदी कक्षा 11 अंतरा भाग 1 में जिस पाठ का हमने पूर्व में अध्ययन किया बच्चों, गद्य खंड में पाठ 7 नए की जन्म कुंडली 1, आज हम उस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित एक कहानी है। गजानन माधव मुक्ति बोध जी के बारे में भी हमने समझा है, जाना है, उनका साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा है। तो आज मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट, जिला सोलन, आपके सामने नए की जन्म कुंडली 1 के अभ्यास प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूं। तो बच्चों, आज इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। थोड़ा मैं इस पाठ के बारे में संक्षिप्त में एक बात कहता हूं कि ये वास्तव में ये जो पाठ है, ये कहानी है, लेखक द्वारा एक लेखक और उसके मित्र के बीच में जो बातचीत है, जो उन दोनों पे आधारित एक कहानी है। वास्तव में इस कहानी का सारांश क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन निरंतर जो है हमारी व्यवहार, हमारे कर्मों के अनुसार चलता है। हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन की परंपरा है, जीवन की जो गाड़ी है, वो हमारे पुरातन और नूतन दोनों के संयोग से, समावेश से और आपसी तालमेल के साथ ही पटरी पर चलती है। जो पुरातन होता है वो हमारा आधार है, हमारी नींव है, हमें उसको विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, और नए को अपनाना भी आवश्यक हो जाता है हमारे जीवन को चलाने के लिए। लेकिन जहां पर हम अपने पुरातन को, अपनी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन संस्कारों को, अपनी धरोहर को भूल जाते हैं और नए में जो है वो जो नया वातावरण है, नया जो परिवर्तन है, उसमें हम घुल मिल जाते हैं, तो कई बार हमारे लिए वो चीज हानिकारक भी साबित हो जाती है। वो चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या वो सामूहिक रूप में हो। तो इस प्रकार इस कहानी का यही निचोड़ निकलता है, सार निकलता है कि हमें पुरातन और नूतन को साथ लेकर ही चलना चाहिए। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं। जो इसके अभ्यास प्रश्न है उन पर एक एक क्रम में हम नजर डालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, समझेंगे इसको। तो जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने कविता को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम क्यों कहा है? तो इसमें उत्तर क्या है? लेखक ने कविता को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो कवि होते हैं वह अपने मन के विचारों को काफी गंभीरता पूर्वक व्यक्त करते हैं। कवियों के दो प्रमुख स्वाभाविक तत्व धूप और हवा होते हैं। कवि कविताओं को लिखते वक्त अपनी इंद्रियों की सहायता से आंतरिक यात्रा करते हैं। कवि अपनी कविताओं के जरिए अपने विचारों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि कहावत भी है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि वहां, मतलब कवि की जो मन की जो कल्पना है वो वहां तक पहुंच जाती है जहां आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो इसमें बच्चों, अब दूसरा प्रश्न, सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। सौंदर्य बस एक सुंदर चौखटा होता है, यह बात असत्य है। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि सौंदर्य में किसी प्रकार का रहस्य नहीं होता है, यह बस एक खोखले ढांचे के समान है।
ऐसा सौंदर्य जिसमें कोई रहस्य छुपा नहीं होता वह आकर्षक प्रतीत हो ही नहीं सकता। यदि सौंदर्य में रहस्य हो तो वह आकर्षक लगता है। कवि यह लिखकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। लेखक ये मानते हैं कि पंक्तियों में मर्म वचन नहीं हो तो उसमें रहस्य नहीं हो सकता, रहस्य आ ही नहीं सकता। रहस्य के होने पर ही कविता जो है या रचना जो है वो सौंदर्यपूर्ण और रोचक प्रतीत होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, सामान्य असामान्य तथा साधारण असाधारण के अंतर को व्यक्ति और लेखक के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति को पहले लेखक ने असाधारण और असामान्य माना, जो कि उसका लेखक का मित्र है, व्यक्ति वो है। लेखक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि मानव अपने एक विचार या एक कार्य के लिए अपने परिवार को छोड़ देता है, तो यह उसकी असाधारण और असामान्य का परिचय हुआ। मनुष्य अपने भीतर इतना साहस रखता है कि वह क्रोध में किए गए अपने विचारों का समर्थन भी करता है। लेखक मानते हैं कि साधारण व्यक्तियों में ऐसा साहस नहीं होता, कोई असाधारण व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। साधारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से समझौता करके जैसे तैसे अपना जीवन काट लेते हैं। दूसरे, लेखक खुद को साधारण मानता है। लेखक कहता है कि वह अपने दोस्तों के जैसे ही सफल नहीं हो सका, उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास भी नहीं किया, वह अपने उग्र विचारों को भी सफल नहीं कर सका। लेखक कहता है कि आज उसकी समाज के लोग इज्जत करते हैं, लेकिन वह अपने मित्रों के जैसे जीवन नहीं जी सका। या अपने मित्र के बारे में वो कहता है बच्चों। अगला प्रश्न, उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। इस कथन के द्वारा लेखक व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यानी कि अपने मित्र के बारे में वो क्या कहना चाहता है। उसकी क्या भूल है उसके मित्र की? उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। ये कभी सोचता है इस चीज को, लेखक सोचता है इस चीज को। इस कथन के माध्यम से लेखक एक व्यक्ति यानी कि अपने मित्र के बारे में बताता है कि जिसने जीवन भर कठिन परिश्रम किया परंतु उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस व्यक्ति ने जीवन भर छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे वह भी नहीं मिली। व्यक्ति हमेशा असफल होकर निराश हो गया था, यानी कि उसका मित्र जो है वो सफल होकर निराश हो गया था। लेखक बताता है कि व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए परंतु उन प्रयासों में हुई भूलों से उसने सीख नहीं ली और वो उसकी असफलता का कारण बन गया। व्यक्ति असफल रहा, फिर भी हमें उससे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? ज्यादातर लोग असफलता के भय से कोशिश नहीं करते, लेकिन उसके मित्र ने कोशिश की। कोशिश करते पर व्यक्ति के बार बार हारने पर भी उसने कोशिश की। वह व्यक्ति कभी सफलता नहीं मिलने से भयभीत नहीं हुआ, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने आप में हम श्रेष्ठ मान सकते हैं। यानी कि वो व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ है। सफलता नहीं मिली लेकिन उसने कभी भयभीत नहीं हुआ, डरा नहीं, बार बार उसने कोशिश की सफल होने की। अगला प्रश्न है बच्चों, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना संयुक्त परिवार का ह्रास है, क्यों और कैसे? पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना संयुक्त परिवार का ह्रास और यह भारत में हुई है। संयुक्त परिवार समाज के लिए आवश्यक है। मनुष्य की शिक्षा, संस्कार, अच्छा चरित्र आदि यह सब उसके परिवार से ही उसे प्राप्त होते हैं, लेकिन आज के आधुनिक भारत में ये सब कुछ नष्ट हो चुका है। जैसे बच्चों मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई कि हम अपने पुरातन को भूलकर हम नया जब अपनाने जाते हैं तो वो हम अपने संस्कारों को भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है, लेकिन क्या कहता है कि संयुक्त परिवारों का टूटना भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा या शुभ संकेत नहीं है। हमारे इसमें आधुनिक भारत में ये सारे हमारे संस्कार जो है वो नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ऐसा होने के कारण
इसके परिणाम भी हमारे सामने प्रस्तुत है। संयुक्त परिवार का ह्रास होने से मनुष्य सामाजिक तौर पर विकसित नहीं हो पा रहा है। लेखक का कहना है कि भारत की राजनीति या साहित्यों में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे संयुक्त परिवारों का ह्रास रोका जा सके, उनका टूटना रोका जा सके, उनका बिखरना रोका जा सके। इसी वजह से लेखक संयुक्त परिवार के ह्रास को बहुत बड़ी घटना मानते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अति सुंदर तरीके से जो है ये यहाँ पर बताया है। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, जो पुराना है वह अब लौट कर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। इस नए और पुराने के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। इस नए और पुराने के अंतर्द्वंद एक दूसरे से भिन्न है। इस दुनिया का यह नियम है कि नए बनकर पुराना कभी वापस नहीं आता है। कि जब नया हम अपना लेते हैं, पुराना वापस नहीं आता, ऐसा सोचते हैं हम लोग। लेखक का कहना है कि समाज की पुरानी रीतियां अब बस नाम भर को ही रह गई हैं और कभी वापस नहीं आ सकती। उनकी जगह नई परंपराओं ने ले ली है, परंतु यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह परंपराएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए यह एक दूसरे की जगह कभी नहीं ले सकती, बल्कि यह अपनी अलग जगह बना रही है। लोग अब पुरानी परंपराओं को भूलकर नई परंपराओं को अपना रहे हैं। पुरानी रीतियों को रूढ़िवादी का दर्जा दे दिया है उन्होंने, और पुरानी सभ्यता अपना अस्तित्व जो है वो खोज रही है, क्योंकि नई परंपरा उसे अपनाने को तैयार नहीं है। तो बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल है राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। लेखक जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। अभी के समय में राजनीति में समाज के सुधार के लिए कोई साधन नहीं है। भारत देश की राजनीति ने समाज में सुधार तो नहीं किया, परंतु समाज में भेदभाव जरूर पैदा कर दिया। समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर भेदभाव राजनीति की वजह से ही आए हैं, लेखक का स्पष्ट कहना है। भारत की राजनीति की यह सबसे बड़ी गलती है। अगर राजनीति ने भेदभाव की जगह विकास का कार्य किया होता तो आज भारत सबसे श्रेष्ठ और परम वैभव की स्थिति में होता। प्रश्न नंबर 8 है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं घर से बाहर दी गई। इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से लेखक का यह अभिप्राय है कि चाहे घर पर हो या बाहर, दोनों ही जगह व्यक्तियों के साथ अन्याय होना संभव है, परंतु इस समाज में व्यक्ति घर में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। व्यक्ति घर के अन्याय को अन्याय की संज्ञा नहीं देता, क्योंकि वह उसके अपने उनके साथ रहते हैं और वह यह भी सोचता है कि परिवार के खिलाफ जाकर वह खुश नहीं रह पाएगा। वही अन्याय जब उसके साथ बाहर होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह उसका कोई अपना नहीं होता जो उसे बांध पाए या उसके साथ लेकर उसे चले, इनके सहयोग उसको उससे मिल पाए। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न थे जो नए की जन्म कुंडली 1 के हमने अध्ययन किया। बच्चों, प्रश्नों में बड़ी रोचकता है और बड़े ही स्वाभाविक ढंग से लेखक ने जो है हमारे इस पाठ के सार के माध्यम से हमें नूतन और पुरातन के बारे में और उसके तालमेल के बारे में बच्चों हमें बताया है। तो अब आज का जो हमारा ये पाठ है, ये अंक है, इसी के साथ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद। इति शुभम। अगले अंक में पुनः मिलेंगे।